हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के बारे में ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको कब इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कब आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर उसके बाद कब फाइनल करोगे, कब इसके आर्टिकलशिप करोगे, क्या आपको इसमें सैलरी मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको सैलरी या फिर आपको जॉब करनी चाहिए, फिर इसमें डिफिकल्ट आपके पास एलिजिबिलिटी मिनिमम क्या होनी चाहिए, फिर आपको सीए बन के आपको फ़ायदा क्या होगा, फिर उसके बाद आपके पास इसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, कितना टाइम इसमें कंज्यूम होता है, और कौन सी संस्था कराती है, सीपीटी और सी फाउंडेशन में क्या फ़र्क है आज के दिन, और उसके बाद आपके इसमें करियर स्कोप क्या है, आप कहाँ से कहाँ इसके बाद जा सकते हो, भी फॉरेन जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, इंडिया में आपको कितना पैकेज मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें इसमें एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, सारे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि भाई ये सीए होता क्या है। एक इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, जो गवर्नमेंट ये स्टेचुटरी इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। ये कराता है आपका सीए। ठीक है, सीए क्या होता है? सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सीए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और ये संस्था कराती है। तो अब इसमें हम इस बात को एक एक करके थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। अब आपके पास एक संस्था हो गई और ये कराती है आपकी सीए, ठीक है जी। तो आप आपको सीए बनने के फायदे क्या है? जो कोई भी इंडिया में स्टेचुटरी ऑडिट होगा वो सिर्फ सीए कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने सीए कर रखी है तो आप ऑडिटर बन सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करना चाहते हो लीगली, जहाँ पे आपके साइन की वैल्यू हो, जहाँ पे आप सिग्नेचर करो उसकी वैल्यू हो, तो आपके आपके पास सीए होनी चाहिए। दूसरा, जीएसटी और आईटी, जीएसटी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सीए को हमेशा वैल्यू दी जाती है, इसको फीस ज़्यादा दी जाती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? कंसल्टेशन कर सकते हो। कंसल्टेशन मतलब कंसल्टेशन कई तरह की होती है। मतलब एक तो टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेशन होगी, दूसरी फर्म में किस तरह से उनके अकाउंट होने चाहिए, क्या क्या कमियां उनको ध्यान रखनी चाहिए, इस तरह की बहुत तरह की आप कंसल्टेशन दे सकते हो। आप अपनी फर्म खोल सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो इसमें बहुत सा, या फिर आप इसमें सैलरी के लिए भी जा सकते हो, किसी फर्म में भी जा सकते हो, आप अपना खुद का भी कर सकते हो। ये तो हो गया। इसके अलावा आप ये तो आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हम एक एक चीजें और डेप्थ में समझेंगे। देखो, अब बात आती है हमारे पास हु इज एलिजिबल फॉर सीए। देखो, सीए के लिए एलिजिबल कौन है? दो तरीके से होगी आपकी सीए। अब आपकी पहला है, आपने 12th कर रखी है, ठीक है जी। अगर आपने 10th की है, 10th के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास जरूरी नहीं है आप रजिस्ट्रेशन इसमें कराते हो तो आपके पास 12th हो। आप 10th के बाद भी आप इसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आईसीएआई की साइट पे जाके डायरेक्ट। मैं आपको लिंक दिखा दूंगा। ये इस तरह का लिंक इसमें रहता है जहाँ पे आप जाके इस पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है, अब आपने 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कराया, 12th के बाद आप इसके एग्जाम देते हो। एग्जाम के दो पैटर्न रहते हैं। एग्जाम के दो पैटर्न किस तरह के रहते हैं? एग्जाम का पैटर्न इस तरह से रहता है। एक तो आपका एग्जाम होगा जून में, आज के दिन 2024 की बात करूं, पहले से मई अटेम्प्ट बोलते थे, आज के दिन एक जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। जून के लिए आपको अप्लाई करना है जनवरी से लेके और मार्च तक। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है आपका जुलाई से लेके सितंबर तक। अब बात आए, अब ये हो गया कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब इसमें टोटल आपका खर्चा कितना आ जाएगा फाउंडेशन करने का? जो इसमें आपका सीए में 12th के बाद अगर आप जाते हो तो इसमें आपका 10,000 का यहाँ पे जो मतलब इंस्टीट्यूट का खर्चा है, मोटा मोटी 10,000 से आसपास आपका इसमें एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है जी। आपका जो खर्चा आ जाएगा, आप इसके बाद कोचिंग अगर प्राइवेट कोचिंग लेते हो तो वो आपके ऊपर है। और ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। आपने किया, अभी भी आप 12th के बाद कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो 12th के बाद नहीं कर पाऊंगा, मैं तो करूँगा ग्रेजुएशन के बाद। आपने किया ग्रेजुएशन के बाद, तो अब आपको यहाँ पे क्या फायदा और क्या नुकसान है हम वो देखते हैं।
आप 12th के बाद ग्रेजुएशन की बात करते हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और या फिर 60% होने चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो आपके लिए 55%, अगर आपने का बैकग्राउंड अदर है, कॉमर्स से है, तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अदर ये नहीं कहता कि आपको ना, सीए इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता कि आप अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो ही आप सीए बन सकते हो। अगर आपने कॉमर्स कर रखी है या नहीं कर रखी है, दोनों तरीके से आप सीए बन सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th की बात करोगे तो आप फाउंडेशन करोगे, उसके बाद आप इंटरमीडिएट करोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और तो आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कर सकते हो। अब इसमें ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। अब इनके पेपर होते हैं, मैं आगे चल के वो सारी चीजें भी आपको एक एक करके दिखा दूंगा। अब आपको आपका कोई भी डाउट हो, जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके डाउट बचते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पॉइंट नंबर 2 हमारा हो गया, एलिजिबल कौन है सीए बनने के लिए। फिर बात आता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने बात कर ली, 10th होगी मतलब 12th के बाद कर सकते हो, 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। फिर आप ग्रेजुएशन के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और डायरेक्ट 55% कॉमर्स में है तो आप इंटरमीडिएट में बैठ सकते हो। अगर आपके पास 60% अदर सब्जेक्ट में तो भी आप बैठ सकते हो एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी कर सकते हो इंटरमीडिएट की। फिर मैथ और अगर आपके पास से 12th में मैथ था या नहीं था, उसका क्या फर्क पड़ेगा। उसका अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेते हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास मैथ के स्टूडेंट हो आप तो भी इसमें उतना ही आपके लिए कॉम्पिटेंट है। अगर आपके पास नॉन मैथ स्टूडेंट है तो भी। मैथ इसमें बेसिक लेवल का आता है, एनवाईटी रहती है जिसमें इंटरेस्ट रहता है और जो ब्लड रिलेशन वगैरह, थोड़ा स्टैटिक्स वगैरह आ जाएगा। आप कोई भी बच्चा अगर उसको एग्जाम उसको देगा तो कोई भी बच्चा इस टेस्ट को देगा तो पास कर सकता है उसको, कोई इतनी वो नहीं है। कोई डिफिकल्टी लेवल क्या है, देखो डिफिकल्टी लेवल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आता फाउंडेशन, फिर आता है इंटरमीडिएट, फिर आता है इसके बाद ट्रेनिंग बोल सकते हो, अप्रेंटिस बोल सकते हो या आर्टिकलशिप बोल सकते हो। मतलब जनरली इसको आर्टिकलशिप बोला जाता है। ये इसके स्टेप है। फिर आता है पॉइंट नंबर 4 फाइनलाइज। डिफिकल्टी लेवल अगर आप नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाओगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अगर डिफिकल्टी लेवल 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी डिफिकल्टी लेवल इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपको जाना है, साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है। और उसके बाद जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तो डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसमें डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता जाएगा। और भी आपको आगे चल के ये डिटेल में आपको पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास पॉइंट नंबर आता है 6 कि जी अगर सीए आप करते हो तो आपका टाइम पीरियड कितना लगता है। यूजुअली आपका इसमें जो टाइम पीरियड है वो 4.5 साल से लेके 6 साल तक आपका इसमें टाइम पीरियड लगता है मोटा मोटी। जैसे मान लो आप 12th के बाद गए, 12th के बाद आपने फाउंडेशन किया, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया, फिर उसके बाद आपने 3 साल की आर्टिकलशिप की, 3 साल तो आर्टिकलशिप, उसके बाद आपने फाइनल के एग्ज़ाम दिए, तो आपके 4.5 साल से 6 साल के बीच में आपके लगते हैं। एक आधी बार बच्चे फाइनल के एग्ज़ाम में रह जाते हैं तो कोई बच्चे लेट आर्टिकलशिप करते हैं, कोई बच्चा इंटरमीडिएट में रह जाता है। तो इस तरह से करके आपका। अब एक पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि पहले ना एक होता था सीपीटी, इसको कॉमन जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते थे, और एक होता है आज के टाइम पे फाउंडेशन। दोनों मतलब सिमिलर ही है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस फर्क इतना है कि ना फाउंडेशन और सीपीटी में फर्क ये है, ये 2019 तक होता था, ये ऑब्जेक्टिव था। ये आज के दिन चलता है, लेटेस्ट चलता है फाउंडेशन।
ये आज के टाइम पे चलता है लेटेस्ट ICI। पहले ICI ये लेता था, CPT लेता था, कॉमन प्रीवरेंसी टेस्ट, तो इसके बाद इन्होंने फाउंडेशन कर। ये इसमें डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। हमने मान लिया कि आप CA बन गए, आपने फाइनल एग्जाम कर लिया, उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, या आपको अपने खुद की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। अगर हम ऑप्शन 1 पे जाते हैं, अगर सैलरी की तरफ जाते हैं, तो सैलरीज में इन जनरल किसी भी आप फर्म में जाओगे, पार्टनरशिप में जाओगे, तो आपको 50,000 तो कम से कम मिल ही जाते हैं। 50,000 वैसे अगर आप में थोड़ा सा भी कैलिबर है तो भी आपको 50,000 आपको आराम से मिल जाएंगे मार्केट में। और इसके बाद कैंपस प्लेसमेंट भी होती है। इसमें कैंपस प्लेसमेंट भी 8 लाख एवरेज कैंपस प्लेसमेंट हो ही जाती है। मतलब 8 लाख से 15 लाख के बीच में आपकी कैंपस प्लेसमेंट कहीं पे भी हो, मतलब इतने में हो सकती है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि भाई आपने CA कर ली, CA के बाद आप अपनी फर्म खोलते हो या किसी फर्म में पार्टनर बनते हो, और तो या आपने अपनी कंसल्टेशन खोलते हो, तो आपको कितना बनेगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको शुरू में सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपके वो बनेंगे, क्लाइंट बनेंगे, उसके बाद आपकी इनकम ज़्यादा। इसमें चांसेस आपके ग्रोथ करने के ज़्यादा हैं, इसमें ग्रोथ करने के चांसेस कम है। बट ये है कि फर्म स्टार्ट करने में आपका पैसा भी लगेगा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप अपनी फैमिली से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो कि आपको जॉब करनी चाहिए, या फिर आप अपनी मन के बारे में भी सोच के इसके। अगर अब बात आती है कि जी अगर आप CA का अगर कोर्स करते हो तो आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, टोटल फीस और एक्सपेंडिचर कितना आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा। देखो, अगर आपने किया फाउंडेशन, अगर आप फाउंडेशन करते हो तो 10,000 रुपये आप मान के चलो, आपकी फीस वगैरह ये सारी चीजें लग जाएंगी, जो लीगल है, स्टेचुटरी है, जो ICAI में जो आपके लगने हैं, जो इंस्टीट्यूट आपके लेगा वो खर्चे। दूसरा, आपके इंटर में 20,000, उसके बाद फाइनल में 25,000। ये तो आपका, इसमें आपकी वो बुक्स वगैरह ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली तो वो आपके खुद के ऊपर है, कोचिंग वगैरह लेते हो तो वो अलग से खर्चा इसमें रहता है। इसके बीच में आप आर्टिकलशिप करते हो तो उसमें वो जहाँ पे जिस भी जगह पे आप आर्टिकलशिप करते हो वहाँ पे वो आपको थोड़ा बहुत खर्चा देते हैं, तो वो मिनिमम सा ही रहता है। वो खर्चा तो इतना खर्चा देते हैं आर्टिकलशिप में, तो इतना खर्चा देंगे जितने में आपका किराया भी नहीं निकलेगा। बच्चे आते थे हमारे पास पहले, आर्टिकलशिप वाले छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो ठीक है। और उसके बाद क्या है, अब बात करते हैं कि आप CA के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। देखो, अगर आप CA करते हो, अगर आपने फाउंडेशन किया 12th के बाद फाउंडेशन किया, उसके बाद आप इंटर की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कोई वो नहीं है। आप साथ साथ, लेकिन ये है जैसे जैसे आप इंटर में जाओगे, इंटर के बाद आप फाइनल में जाओगे, तो साथ साथ आपका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, बट आपकी नॉलेज भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ मान लो BCom कर लिया आपने, MBA कर लिया आपने, और कई बच्चे तो साथ साथ में CA CM में CS ये सारी चीज़ें भी साथ साथ कर लेते हैं। हम मेरे साथ एक दोस्त था, उसने तीनों चीज़ें एक साथ कर रखी थी, और आप इसके साथ CA CM में और लॉ भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप एटलीस्ट ये तो एक कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो CA फाउंडेशन है, इसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है जी। CA फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर 100 नंबर के पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके एग्रीगेट 50% होने चाहिए, एक सब्जेक्ट में आपके 45% मार्क्स होंगे, तो एग्रीगेट आपके 200 नंबर होंगे तो आप CA फाउंडेशन में पास होंगे। और जो पेपर आपके रहते हैं वो रहेंगे आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, और उसके साथ साथ आपका रहेगा बिजनेस लॉज एंड कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, उसके साथ साथ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स,
उसके साथ साथ फोर्थ जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ये आपके 4 पेपर रहने वाले हैं इसमें सीए फाउंडेशन में। अब बात करते हैं हम फाउंडेशन के बाद इंटर की। ठीक है जी, इंटर की बात करें तो इंटर में हमारे पास 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों में 3-3 पेपर रहते हैं। ग्रुप 1 में भी ये जो ग्रुप 1 होगा इसमें भी 3 पेपर रहेंगे और ग्रुप 2 में भी आपके 3 पेपर रहेंगे। अब 3 पेपर इसमें रहेंगे, 3 पेपर इसमें रहेंगे। अब आपने जैसे ही मान लो 3 पेपर, मान लो ग्रुप 1 के हम 3 पेपर डिस्कस करें, ये हम बात करें 2024 की। पहले 4-4 पेपर होते थे, आज के दिन इसमें 3-3 पेपर होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मतलब एडवांस अकाउंटिंग रहेगा पहला पेपर, एडवांस अकाउंटिंग। दूसरा कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, इसमें कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज आ जाएगा। थर्ड में टैक्सेशन आ जाएगा, टैक्सेशन में जीएसटी और इनकम टैक्स आ जाएगा। जो ग्रुप 2 में फिर आएगा पेपर 4 बोल सकते हैं, जिसे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फिर जो पेपर 5 हमारा रहेगा वो रहेगा ऑडिटिंग एंड एथिक्स। फिर पेपर जो 6 रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब हमारे पास पॉइंट आता है, ये 6 पेपर देने के बाद इनमें से जैसे आपका एक ग्रुप पास हुआ तो आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। फिर आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो, एक एक ग्रुप भी दे सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है कि आप आर्टिकलशिप में तब जाएं जब आपके दोनों ग्रुप एक साथ, मतलब दोनों ग्रुप पास हो जाए, क्योंकि उससे आपको फायदा ये रहेगा, जैसे अगर आप आर्टिकलशिप में चले गए तो सारा दिन तो आप फर्म में रहेंगे, आपके पास एग्जाम का मतलब आपको तैयारी करने का टाइम आपके पास कम रहेगा उस टाइम पे। तो आप कोशिश करें आपके पहले ग्रुप 1 की तैयारी करें, फिर ग्रुप जब आपको लगे हाँ मेरा एक ग्रुप तैयार हो गया, फिर आप दूसरे ग्रुप को भी तैयार करें। ये नहीं कि एक ग्रुप के 2 पेपर तैयार कर लिए, दूसरे ग्रुप के 3 पेपर तैयार कर लिए, या दूसरे ग्रुप के 1 पेपर तैयार कर लिया, पहले के 2 तैयार कर लिए, ऐसे भी नहीं है। आप दोनों की तैयारी करो, फिर उसके बाद आप एक हो जाता है तो आपको मेरा मानना ये है कि एक बार आप तैयारी करके दोनों ग्रुप आप पास करके फिर आप आर्टिकलशिप में जाओ, क्योंकि वहां पे जाने के बाद पेपर पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गया हमारा इंटर की बात है। फिर इसके बाद इंटर के बाद क्या होगा, इसके बाद होगी आपकी आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप बोल सकते हैं इसे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोल सकते हैं। ये आपकी 3 साल की रहेगी, ये रहेगी आपकी 3 साल की। अब ये जो 3 साल की रहेगी, इसमें क्या रहेगा, जैसे ही आपकी ये 2.5 साल की कंप्लीट होती है तो आप फाइनल के एग्जाम दे सकते हो। फाइनल के एग्जाम तब दे सकते हो जब ये आपकी 2.5 साल की ट्रेनिंग हो जाए और उसके साथ साथ आपके दोनों ग्रुप भी पास हो जाए। क्योंकि हमने देखा है बच्चे हमारे पास आते हैं जो आर्टिकलशिप करने वाले, तो कई बच्चे आर्टिकलशिप तो कर रहे हैं बट उनका किसी का एक ग्रुप उनका पास हो नहीं रहा, क्योंकि टाइमिंग नहीं मिलता, आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा दिन फर्म के साथ रहते हैं। इसमें आर्टिकलशिप में आपको वो मतलब कोई भी आर्टिकलशिप फर्म आपको 5-6 हज़ार रुपये नहीं देगी, वो 2-3 हज़ार रुपये बच्चों को देते हैं किराए भाड़े के। फिर थोड़ा बहुत खाने पीने का इधर उधर हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर आता है आर्टिकलशिप के बाद सीए फाइनल। इसमें भी आपके 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके 3 पेपर रहेंगे। एक तो एफआर रहेगा, आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रहेगा। फिर उसके बाद एडवांस एफएम रहेगी, एडवांस एफएम आपकी रहेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद एडवांस ऑडिटिंग रहेगी आपकी, इसमें एडवांस हो जाएगा एडवांस ऑडिटिंग और एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये एडवांस हो जाएंगे। फिर पेपर 2 में जाएंगे, इसमें भी 3 पेपर रहेंगे, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल लॉज जो रहेंगे वो इंटरनेशनल टैक्सेशंस। फिर पेपर 2 में इनडायरेक्ट लॉज। फिर पेपर 3 जो इसका रहेगा इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, उसमें केस स्टडीज वगैरह पे फोकस रहता है, ये रहता है। इनके बीच में आपकी 2 ITSS की ट्रेनिंग है, वो भी आपकी ICAI कराएगी आपकी, जो कंप्यूटर प्रोफेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग रहती है वो। हमने अब इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी और
प्रैक्टिस की तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो जो आपको सही लगे वो। और आपको अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक